हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं परिवर्तन वन शॉट, यानी कि हम लोग करने वाले हैं आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का चैप्टर इन वन शॉट, है ना। देखो यार, रिवीजन आप लोगों का काफ़ी सारे फॉर्म्स में चल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है ब्रह्मास्त्र में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यार माइंड मैप के फॉर्म में बायो का रिवीजन चल रहा है और आपका परिवर्तन के फॉर्म में रिवीजन चल रहा है, ठीक है। ऐप पे आरएनआर चल रहा है। इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ताकि आपका हर एक पॉइंट अच्छे से रिवाइज कराया जा सके, ठीक है। तो आई होप यार ये आप देखो, अच्छे से फुल लेक्चर्स देखो और आपको ये बेनिफिशियल हो रहा हो, आई होप सो, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम लोग इसके सारे क्या करें, सारे पॉइंट टाइमली कवर कर ले, ताकि आपको ये ना लगे कि यार 6 घंटे का लेक्चर कैसे देखेगा मैं। 6 घंटे का नहीं देखना है, कम टाइम में हम लोग ये पूरा चैप्टर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यार अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे जाने से पहले मैंने ऑलरेडी नाम ले लिया है, बट हमें आप लोगों ने अगर अब तक एनरोल नहीं करा है अपने आरएनआर बैच में तो जाके फटाफट से जल्दी जल्दी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हो रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप प्लीज करिए यहाँ पर, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के हमारी संकल्प भारत की ऐप पे आपको ये आरएनआर बैच मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपने आरएनआर के अलावा अगर आपको अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, अगर आपको डाउट सॉल्विंग करनी है, कुछ भी चाहिए, तो वो सब आपको हमारी एसबी इन्फिनिटी वाले बैच में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस यूज करना है कोड सिलेक्शन, ठीक है। तो यार सिलेक्शन तो यूज करना है, क्योंकि सिलेक्शन हमें करना भी है ना। सिलेक्शन तो होना है, तो यहाँ पर कोड सिलेक्ट कर लेना है, यूज कर लेना सिलेक्शन। और यहाँ पर क्या क्या फ्री मिलने वाला है, आपका न्यूट्रॉन बैच फ्री मिलेगा, क्रैश कोर्स फ्री मिल रहा है, नीट ब्रह्मास्त्र प्लस फ्री मिल रहा है, आरएनआर, परिवर्तन, न्यूट्रॉन क्रैश कोर्स, एनडीटीएस, एआईटीएस जैसी टेस्ट सीरीज, आपका एसएनएस हो गया, पीएनएस हो गया, पीवाईक्यूज हो गए, ये सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। अब आज के चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, आज हमने करने वाले हैं कि हेल्थ क्या है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीजेस, कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस हम लोग करेंगे, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर और ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज हम लोग यहाँ पर आज के चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं यार, है ना। स्टार्ट कर लेते हैं विद टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है कि मेरे बच्चों हेल्थ क्या चीज है, क्या है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले कि हेल्थ क्या है। अब जब भी हम लोग बच्चों हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हेल्थ क्या है, इट इज द टोटल कंप्लीट वेलबींग। क्या है ये, क्या है, स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। अब वेलबींग वो फिजिकल भी होती है, सोशल भी होती है, बिहेवियरल भी होती है। जब एक पर्सन इन सारे एस्पेक्ट में हेल्दी है तो हम लोग बोलेंगे ये इंसान एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है। तो क्या है ये, क्या है हेल्थ, क्या होती है, स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, ठीक है। अब स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग में क्या क्या आता है, सोशल हेल्थ आती है, फिजिकल हेल्थ आती है, ठीक है। इसके अलावा बिहेवियरल हेल्थ आती है। ये सारे एस्पेक्ट में अगर एक इंसान हेल्दी है तो हम लोग बोलेंगे वो इंसान हेल्दी है, ठीक है। अब इस हेल्थ को खराब करने के लिए आता कौन है, इस हेल्थ को खराब करने के लिए आती है डिजीजेस। क्या आती है, डिजीजेस आती हैं। अब डिजीजेस होती क्या है बच्चों, डिजीजेस होती हैं जब हमारा कोई एक ऑर्गन या कोई एक पार्ट ऑफ द बॉडी ढंग से अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है या एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि यार इसको डिजीज हो गई है, कोई डिजीज हो गई है, ठीक है। अब ये डिजीज का पता कैसे चलता है, कुछ सिम्टम्स के वजह से। अब तो हमने डिजीजेस को दो पार्ट्स में कर लिया है डिवाइड। क्या कर लिया है, हमने डिजीजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट क्या है, पहला है इन्फेक्शियस डिजीजेस और दूसरा क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। अब जब हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बात करते हैं मेरे बच्चों, तो इन्फेक्शियस क्या है, जो ट्रांसमिट हो सकती है, यानी कि एक पर्सन को है अगर ये डिजीज तो दूसरे पर्सन को भी हो सकती है। ऐसी डिजीजेस को हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी कि दे कैन बी ट्रांसमिटेड, इनको ट्रांसमिट करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी है यार, आपका एड्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ये सारी क्या है, ये सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, ये ट्रांसमिट हो सकती हैं। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की, ये कौन सी डिजीज होती है मेरे बच्चों, ये होती हैं आपकी जो ट्रांसमिट नहीं हो सकती है ना, कांट बी
ट्रांसमिटेड। ये कौन सी डिजीजेस हैं जो ट्रांसमिट नहीं हो सकती हैं? एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया है कैंसर। एग्जाम्पल क्या हो गया? कैंसर हो गया। अगर किसी एक को कैंसर है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी हो जाए तुरंत तुरंत ट्रांसमिशन की हेल्प से, कि तुमने मुझे छू दिया है अब मुझे भी कैंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। ऐसी डिजीजेस को हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब बात कर लेते हैं उस पॉइंट की जो हमें इस डिजीजेस से बचाने के लिए हमारी बॉडी में बैठा हुआ है। वो क्या है? वो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी। वो क्या है बच्चों? वो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या होती है, ये हमें कैसे बचा रही है, क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इस लेक्चर में। और इसके साथ साथ डिजीजेस भी पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर एक बार में ही कंप्लीट करने का है। तो क्या हो रहा है देखो, जब हम लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये क्या है? इट इज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, जिससे वो अपनी डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सकता है। अब डिजीज के अगेंस्ट नहीं, डिजीज जो कॉज कर रहा है उसके अगेंस्ट लड़ना है। यानी कि जो जड़ है ना उस डिजीज की, उसको मारने का काम, उसके अगेंस्ट फाइट करने का काम क्या है? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का है। तो ये क्या है? इम्यूनिटी क्या होती है? ओवरऑल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये जो इम्यूनिटी है बच्चों, ये जो इम्यूनिटी है दो तरह की हमें पढ़नी है। ये इम्यूनिटी जो है वो हमें दो तरह की पढ़नी है। वो दो तरह की इम्यूनिटी, पहली इम्यूनिटी कौन सी है? पहली है बच्चों इन्नेट इम्यूनिटी। कौन सी है? इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरी कौन सी है? दूसरी है बच्चों अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये जो इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी होती है? इन्नेट इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ प्रेजेंट है। क्या है? जो बाय बर्थ प्रेजेंट है, उस तरह की इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। अब बाय बर्थ प्रेजेंट होने के साथ साथ ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है। क्या होती है बच्चों? नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है। अब नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? ये पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ये भेदभाव नहीं कर रही है। ये नहीं कर रही है कि अगर ये वाला पैथोजन आएगा तभी मैं मारूंगी वरना इसे नहीं मारूंगी, ऐसा कुछ नहीं कर रही है। ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है, ठीक है। अब ऐसी बहुत, अब ये इम्यूनिटी बाय बर्थ कौन सी इम्यूनिटी है जो हमारे पास प्रेजेंट है? तो बेसिकली देयर आर सर्टेन बैरियर्स, कुछ बैरियर्स है हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी लेके आती है पहले से ही, ठीक है। अब उन बैरियर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला बैरियर कौन सा है? सबसे पहला बैरियर कौन सा है बच्चों? सबसे पहला बैरियर है आपका फिजिकल बैरियर। कौन सा है? सबसे पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है? कि कुछ चीज फिजिकली प्रोटेक्ट कर रही है हमें अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म। अब फिजिकल बैरियर में सबसे बड़ा बैरियर कौन सा आता है? वो है स्किन। अब आपकी स्किन आपकी बॉडी को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम एबायोटिक स्ट्रेसेस, प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, प्रोटेक्ट कर रही है। सब चीज से आपकी प्रोटेक्शन कौन दिला रहा है? स्किन दिला रही है। दूसरा फिजिकल बैरियर की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा है? वो है म्यूकोसा। वो कौन सी है? म्यूकोसा है जो आपकी इनर लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। किसने? इनर लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की इनर लाइनिंग हो गई, आपकी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक की लाइनिंग होगी, उनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये म्यूकोसा प्रोवाइड कर रही है। अब फिजिकल बैरियर्स के अलावा जो दूसरा टाइप ऑफ बैरियर हम लोग इसमें पढ़ते हैं बच्चों, कौन सा है? जल्दी बताएंगे सारे, कौन सा है? वो है बच्चों फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। कौन सा है? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स यानी कि किसी फंक्शनिंग के वजह से वो बैरियर क्रिएट होगा। जैसे कि आपका हो गया एग्जाम्पल में लाइजोजाइम। लाइजोजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके सलाइवा के अंदर, ताकि अगर आपके खाने के साथ कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो उसको मारने का काम कौन करेगा? लाइजोजाइम करेगा। लाइजोजाइम के अलावा आपकी बॉडी में जो आपका पीएच है, फॉर एग्जांपल पेट में क्या है? HCl है। ये HCl, अब कोई माइक्रोब यहां पर बच गया है, आपके मुंह से बच गया, आपके पेट तक पहुंच गया है,
पेट में HCl प्रेजेंट है, ये HCl अब उसे मारेगा, नहीं जीने देगा वहां पर, तो HCl भी क्या है, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो टीयर्स हम लोग बोल सकते हैं, ये भी क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तीसरे बैरियर की, तो वो कौन सा है, तीसरा बैरियर है सेलुलर बैरियर्स। अब जब हम लोग बच्चों सेलुलर बैरियर्स की बात करते हैं, सेलुलर बैरियर्स यानी कि कोई सेल्स ऐसे हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कुछ सेल्स ऐसे हैं जो हमें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी कौन से सेल्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं बच्चों PMNL यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हो सकते हैं। इसके अलावा कौन से होते हैं, आपके मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, मोनोसाइट्स हो सकते हैं, और कौन से हो सकते हैं, और आपके नेचुरल किलर सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स कैसे मारते हैं, ये उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इतने छेद करते हैं, इतने छेद करते हैं, यानी कि पोर्स बना देते हैं, जिससे वो आखिर में लाइसिस होता है और वो फट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर कौन सा है, फोर्थ अगर हम लोग बैरियर की बात करते हैं, वो है हमारा साइटोकाइन बैरियर्स। कौन सा है, साइटोकाइन बैरियर्स। अब साइटोकाइन बैरियर्स क्या होते हैं, जब हम लोग साइटोकाइन बैरियर्स की बात करते हैं, तो ये वो बैरियर्स हैं बच्चों, इसमें जो मतलब मान लो क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल है ना, ये क्या है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल। अब इस सेल पे क्या हो गया है, इस सेल पे हो गई है इन्फेक्शन, ये क्या हो गया है, इन्फेक्ट हो गया है। अब ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है इंटरफेरॉन रिलीज करेगा। ये इंटरफेरॉन क्या करता है, ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, ट्रांसलेशन होने वाले फैक्टर को, ट्रांसलेटिंग इनहिबिटिंग फैक्टर्स रिलीज करता है। क्या करता है, ये रिलीज करता है ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स क्या करते हैं, ये फैक्टर्स इस वायरस को दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने से रोक देते हैं। क्या करता है, ये इस वायरस को क्या करेगा, रोक देगा। कैसे रोकेगा, देखो इनमें दोस्ती इतनी अच्छी है कि इस सेल को लगा मैं तो खराब हो गया हूं, मैं तो इन्फेक्टेड हो गया हूं, मुझ में तो ये वायरस आ गया है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाकी आने वाले आगे इन सेल्स में भी क्या आए, वायरस आए, मैं ये नहीं चाहता हूं यार, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो ये क्या करेगा, इंटरफेरॉन रिलीज कर देगा। अब ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, ट्रांसलेटिंग इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करेगा। अब इनसे क्या होगा, जो वायरस है वो आगे और ट्रांसलेट नहीं हो सकता है और वो आगे वाले सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कितना बढ़िया सेल था ना यार, कितना बढ़िया सेल था कि इसने क्या किया, खुद तो खराब हुआ ठीक है, लेकिन दूसरों को बचा गया। ऐसा ही बनना है जिंदगी में, ठीक है। खुद को भी खराब, पहले तो खुद को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अगर तुम्हारा खराब होता है ना और तुम्हें लग रहा है कि वो इंसान दूसरे को भी खराब कर सकता है, तो पहले ही सचेत कर दो अपने दोस्त को कि इससे दोस्ती मत करियो, खराब कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ बैरियर्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं जब हम लोग बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। अब ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है भैया, अक्वायर्ड इम्यूनिटी बेसिकली क्या होती है, जब हम लोग कोई चीज लाइफ टाइम में अक्वायर करते हैं, है ना, क्या करते हैं, लाइफ टाइम में अक्वायर करते हैं, ठीक है। acquired during lifetime, ठीक है। क्या करते हैं, जब हम लोग किसी चीज को लाइफ टाइम के टाइम दौरान अक्वायर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, ये पैथोजन स्पेसिफिक है। ये क्या है, ये पैथोजन स्पेसिफिक है, यानी कि इसने अपना काम बांट दिया है। अगर ये पैथोजन आएगा तो ये मारने जाएगा, ये वाला पैथोजन आ रहा है तो ये वाला सेल मारने जाएगा। ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इसके अंदर मेमोरी प्रेजेंट है। यानी कि मान लो कोई एक पैथोजन आया था, है ना, उसको इसने मारा, ठीक है।
अब दोबारा अगर वो पैथोजन आया, है ना, दोबारा अगर वो पैथोजन आया तो अब इसे पहले से ही पता है इस पैथोजन को कैसे मारा जा सकता है, क्योंकि इसने सब कुछ अपने मेमोरी सेल्स में स्टोर कर लिया गया है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेमोरी भी प्रेजेंट होती है। मेमोरी के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, मेमोरी के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर क्या प्रेजेंट होता है कि ये अपने और परायों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, दे कैन discriminate between self and नॉन सेल्फ सेल्स, अपने सेल्स और पराये सेल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तभी तो इन्हें पता लगता है कि कोई बाहर का मेंबर आया है, और इन्हें बाहर के लोग बर्दाश्त नहीं है, इन्हें नहीं पसंद यार मेहमान, है ना। इंडिया में होता है, हमारे देश में भगवान माना जाता है अतिथि को, लेकिन यहाँ पर हमारी बॉडी भगवान नहीं मानती। हमारी बॉडी के लिए ये क्या है, दुष्ट आदमी है जिसको हमें बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपने सेल और दूसरे सेल्स में क्या कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होती है, डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी होती है। इसको पता है, ये हर एक सेल को ये सबको जानता है ना, ये सबको जानता है। अलग अलग सेल्स इसमें इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं किसके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। अब अगर हम लोग देखें, है ना, अब अगर हम लोग देखें कि ये जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसमें कैसे कैसे पूरा प्रोसेस चलता है, देखते हैं। अब मान लो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, आपका पैथोजन एंटर करा, ठीक है। क्या हुआ, पैथोजन जो था, पैथोजन एंटर करा पहली बार, है ना, फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। क्या हुआ, पैथोजन एंटर करा। अब जब पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर करेगा ना, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को टाइम लगेगा कि यार किसको भेजना है ना, कौन सा स्पेसिफिक सेल है जो इसको मार गिरा सकता है, ये पता करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा। तो क्या होता है, जब ये पहली बार पैथोजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट सबसे पहले क्या देती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है। क्या देती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है। और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, और वो कौन सी है, IgM वाली एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है, जो पहला रिस्पॉन्स होता है ना, वो बहुत कम इंटेंसिटी का होता है। ये जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होता है। लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स है क्योंकि क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है भाई पता करने में कि कैसे मारा जाएगा, है ना। अब ये लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स चलता कैसे है, क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो बी और टी इफेक्टर सेल्स रिलीज करती है, ठीक है। क्या करती है, रिलीज करती है बी एंड टी इफेक्टर सेल्स, और ये वही सेल्स हैं जो आगे जाके क्या करते हैं, पैथोजन से लड़ते हैं। क्या करते हैं, आगे जाके पैथोजन से लड़ते हैं। और कुछ सेल्स क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं, और कुछ सेल्स क्या होते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं। ये वो सेल्स हैं जो इस रिस्पॉन्स को साइड में बैठ के पूरा ढंग से देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं और रिस्पॉन्स देख रहे हैं। हर एक चीज को नोट कर रहे हैं कि ये वाला पैथोजन आया था, फिर हमने ये वाली एंटीबॉडी भेजी थी, ये वाला सेल भेजा था, और फिर हमने इसको मार गिराया था पैथोजन को, ठीक है। आप सिर्फ देख नहीं रहे हैं, ये सब कुछ याद कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेमोरी सेल्स क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। क्यों याद कर लेते हैं, ये इसलिए याद करते हैं क्योंकि जब दोबारा आएगा वो पैथोजन, ठीक है, जब पैथोजन एंटर्स अगेन, जब दोबारा एंटर करेगा तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट क्या करेगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स डालेगी। सेकेंडरी रिस्पॉन्स हल्का फुल्का नहीं होगा, हमारी बॉडी पहले से ही तैयार है, तो कैसा होगा, हाई इंटेंसिटी का होगा। कैसा होगा बच्चों, हाई इंटेंसिटी का सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा। अब ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है, IgG। कौन सी वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है, IgG। कैसे देता है, उसी तरह से बी और टी सेल्स डिवाइड करते हैं और इफेक्टर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कैसे, बी एंड टी सेल्स डिवाइड, प्रोड्यूस इफेक्टर सेल्स,
ठीक है, और ये इफेक्टर सेल्स क्या करेंगे, उस पैथोजन को मार गिराएंगे, क्या करेंगे, मार गिराएंगे। ठीक है, ठीक है, यानी कि चाहे वो प्राइमरी रिस्पॉन्स हो चाहे वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो, दोनों के लिए बी और टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं दैट बी एंड टी सेल्स आर responsible for primary as well as secondary response। ठीक है, ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्या करते हैं, एक ग्राफ भी पूछा जाता है ना, एक ग्राफ के फॉर्म में भी ये पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, एक छोटू सा ग्राफ बना के आपको दिखाती हूं। ये मान लो क्या है, ग्राफ है, तो हमने क्या बोला, प्राइमरी रिस्पांस कैसा होगा, प्राइमरी रिस्पांस होगा छोटा, लो इंटेंसिटी का। ठीक है, वहीं पर सेकेंडरी रिस्पांस कैसा होगा, सेकेंडरी रिस्पांस होगा हाई इंटेंसिटी का। तो ये क्या है, सेकेंडरी रिस्पांस है, और ये क्या है, प्राइमरी रिस्पांस है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ भी आता है, ग्राफ के बेसिस पे भी पूछ लेता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम लोग बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो यहां पर हम लोग दो तरह की इम्यूनिटी देखते हैं। एक क्या है, एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से क्या समझ आ रहा है, मुझे जो समझ आ रहा है वो बताती हूं। मुझे समझ आ रहा है कि कुछ सेल्स हैं जो इस इम्यूनिटी को प्रोवाइड करा रहे हैं, इस इम्यूनिटी को मैनेज कर रहे हैं। कौन से सेल्स हैं? ठीक है, सबसे पहले तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किससे मिलती है हमें, टी सेल से मिलती है। किससे मिलती है, टी सेल से मिलती है। यहां पर 3 तरह के सेल्स काम कर रहे हैं, 4 तरह के सेल्स काम कर रहे हैं। सबसे पहले है टीके सेल्स। कौन से हैं, टीके सेल्स। टीके सेल्स यानी कि टी किलर सेल्स। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, नेचुरल किलर सेल्स, जो क्या कर रहा था, इतने छेद कर रहा था कि वो पैथोजन फट जा रहा था। ठीक है, जैसे कि हो गया नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या करते हैं, ये वो सेल्स हैं जो सामने आगे बढ़ के उस पैथोजन को मारेंगे। ठीक है, ये वो सेल्स हैं जो सामने आगे बढ़ के उस पैथोजन को मारेंगे। दूसरे टाइप ऑफ सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे हैं टीएच सेल्स। टीएच सेल्स यानी कि टी हेल्पर सेल्स। कौन से हैं, टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, ये कौन से सेल्स हैं बच्चों, ये वो सेल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जो इनको हेल्प कर रहे हैं, टीके सेल्स को हेल्प कर रहे हैं कि तू मार, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं भी इनको बताऊंगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इनको। ठीक है, और साथ के साथ बी सेल्स को भी हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में भी ये बी सेल्स को हेल्प करते हैं। हेल्पिंग नेचर के हैं, जहां हेल्प मांगेगा कोई वहां ये हेल्प कर देते हैं। बढ़िया लोग हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो है टीएस सेल्स। टीएस सेल्स यानी कि टी सप्रेसर सेल्स। टीएस सेल्स यानी कि टी सप्रेसर सेल्स। ये क्या करते हैं, ये यार देखो लड़ाई कहाँ हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, अगर ज्यादा बढ़ेगी तो हमारी बॉडी तो ज्यादा हमारी बॉडी पे इंपैक्ट आएगा, बहुत ज्यादा फीवर चढ़ेगा, बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिखेंगे, तो उसको सप्रेस करने वाले काम कौन कर रहा है, टी सप्रेसर सेल। बोल रहे कि यार बहुत मार लिया है, अब इसको खत्म कर और बस शांति बनाए रखो, तो ये क्या करते हैं, लड़ाई को सप्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट तरह के जो सेल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो है टीएम सेल्स यानी कि टी मेमोरी सेल्स। अब ये मेमोरी सेल्स क्या कर रहे हैं, जितनी भी लड़ाई हो रही है सबको अपने दिमाग में फिट करते हैं और बोलते हैं कि अब अगली बार दिखेंगे तो बताऊंगा। ठीक है, अगली बार दिखेंगे तो बताऊंगा। ये काम कौन कर रहा है, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करती है। ठीक है, कौन करता है, इस तरह से काम किसका चलता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करती है। अब यहां पर जब हम लोग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं इससे रिलेटेड, वो है ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्या पढ़ते हैं,
ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग मैं यहीं पर पढ़ा रही हूं। ग्राफ्टिंग क्या होती है? ग्राफ्टिंग होती है जब हमने किसी एक का ऑर्गन लिया और वो ऑर्गन उठा के हमने अपनी बॉडी में लगा दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को जब हम लोग कहीं और से ऑर्गन लेके कहीं और लगा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है। और जो ऑर्गन, जैसे मान लो किडनी है, जो मैं एक अच्छी किडनी लेके अपनी खराब किडनी की जगह लगा रही हूं, तो क्या कर रही हूं, ये किडनी क्या हो गई, ग्राफ्ट होगी। और इसका प्रोसेस क्या हो गया, ये हो गया ग्राफ्टिंग। तो ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। और ऑर्गन और टिश्यू जो इस ट्रांसप्लांटेशन में यूज हो रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्ट्स। ठीक है। क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। अब वहीं पर ग्राफ्ट्स क्या है, आर द organs tissue used for transplantation। ठीक है। अब यार ये जो अब हमारी बॉडी को दूसरा कोई एक सेल भी नहीं भा रहा है, इतना सा सेल भी हमारी बॉडी को नहीं भा रहा है, तो इतना बड़ा ऑर्गन, इतनी ज्यादा ये जो टिश्यू है, ये कैसे भा जाएगा? तो हमारी बॉडी को ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या करना पड़ता है, हमारी बॉडी में इम्यून सप्रेशन करना पड़ता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है ताकि वो दूसरा ऑर्गन एक्सेप्ट कर ले। ठीक है। तो ये कैसे होती है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है इम्यूनो सप्रेशन। इम्यून सिस्टम को थोड़ी देर के लिए शांत करना पड़ता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्यून सप्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज क्या होती है, हम लोग यूज करते हैं इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। क्या यूज करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स यूज करते हैं। और हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन का यूज होता है। क्या हो रहा है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स यूज करेंगे। और क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन का यूज करेंगे। ठीक है। अब यार देखो, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन के बारे में भी पढ़ेंगे। इम्यूनो सप्रेसिव कौन कौन से ड्रग्स यूज करते हैं पूछा जा चुका है। कौन सा है, साइक्लोस्पोरिन ए, और कौन सा हो गया, कॉर्टिसोल। ये दो एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अब हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन की बात करते हैं, तो ये क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग सेम अलील्स ऑन सेम सेट ऑफ जीन। क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग सेम अलील्स ऑन सेम सेट ऑफ जीन। क्या है, सेम अलील्स ऑन सेम सेट ऑफ जीन। तो ये वाला जो फैक्टर है, इसको भी क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। ठीक है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को पता चल जाता है कि कुछ तो घपला है। तो कुछ घपला पता लगने के बाद इस ग्राफ्टिंग को रिजेक्ट कौन करता है, इसको करता है रिजेक्ट हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है। तो ग्राफ्टिंग किससे रिजेक्ट हो रहा है, ग्राफ्टिंग की अगर हम लोग बात करें किससे रिजेक्ट होता है, रिजेक्टेड बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। ये बार बार पूछा जाता है, इतना तामझाम किया था, इतना सब कुछ किया था, लेकिन हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसको रिजेक्ट कर देती है। ठीक है। क्लियर है, ग्राफ्टिंग क्लियर है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्लियर है, जल्दी बता दो। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जब आप लोग देखोगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट कौन सी इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इस ह्यूमोरल इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोला जाता है। ठीक है। क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोला जाता है। ठीक है। अब यार देखो, हो क्या रहा है, ह्यूमोरल का मतलब क्या होता है, कुछ भी जो कि फ्लूइड है ना, कुछ भी जो कि फ्लूइड है, वो मतलब होता है किसका, ह्यूमोरल का। अब यहां पर इम्यूनिटी कैसे चल रही है,
तो क्या होता है, जैसे ही पैथोजन एंटर करता है, पैथोजन एंटर करता है, वैसे ही हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन वर्क कर रहा था, टी सेल्स कर रहे थे। यहां कौन वर्क कर रहा है, बी सेल्स कर रहे हैं। तो जैसे ही पैथोजन एंटर करेगा तो बी सेल्स जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं, कहां पर, डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स। अब ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, ये प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, दीज एंटीबॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब यहां पर हर एक सेल डिफरेंशिएट नहीं होता, यानी कि हर एक सेल को प्लाज्मा सेल बनने का मौका नहीं मिलता। तो उनको क्या मौका दिया जाता है बच्चों, उनको मौका दिया जाता है, यानी कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं मेरे बच्चों, वो बन जाते हैं क्या, मेमोरी सेल्स। और ये सब कुछ याद रखते हैं फॉर इयर्स, ठीक है, ईयर्स के लिए ये सब कुछ अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सब कुछ अपने दिमाग में ये सेल्स फिट कर लेते हैं। ठीक है, अब यार ये पैथोजन आ रहा है, ये पता कैसे चल रहा है ना, पैथोजन आ रहा है तो ये पता कैसे चल रहा है, कौन बता रहा है कि पैथोजन है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन की अगर हम लोग बात करें, एंटीजन बच्चों वो मॉलिक्यूल्स हैं जो जब हमारी बॉडी में आएंगे तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू कर दी जाएगी। हमारे आरबीसी के ऊपर भी एंटीजन है, पढ़ा है ना हमने, ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ा था। तो हमारी एंटीबॉडीज के ऊपर भी, हमारी आरबीसी के ऊपर भी क्या है, एंटीजन है। लेकिन वो एंटीजन हमारे हैं, हमारी बॉडी को पता है। इसी तरह से अगर कोई दूसरा एंटीजन आएगा तो हमारी बॉडी को पता लग जाएगा एंटीजन देख के कि ये तो मेरे वाला नहीं है, अब ये मेरे वाला नहीं है तो इसको मारने का है। तो क्या किया जाता है, ये एंटीजन वो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स which when introduced in our body, when introduced in our body, production of antibodies टेक्स प्लेस। यानी कि एंटीजन, अगर एंटीबॉडी बनानी है तो हमें एंटीजन लेके आना पड़ेगा, अगर एंटीबॉडी बनानी है तो हमें एंटीजन लेके आने का है। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज क्या है, अब ये एंटीबॉडीज क्या है बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडीज की, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, एंटीबॉडीज की बात करते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए, अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए, देखो इस तरह से क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, क्या होता है, रुक जाओ, ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पर एक हैवी चेन होती है। ठीक है, एक हैवी चेन होती है और दूसरी होती है लाइट चेन। ये क्या है, ये लाइट चेन है। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी लाइट चेन है। ठीक है, अब ये चेन्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन से हैं वो दो पार्ट्स, एक है इसका कांस्टेंट रीजन जो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। और दूसरा कौन सा रीजन है, दूसरा है वेरिएबल रीजन। दूसरा कौन सा है, वेरिएबल रीजन है। अब इसी वेरिएबल रीजन में आके यहां पर कौन बाइंड करता है, यहां पर बाइंड करता है आपका एंटीजन, यानी कि यहीं पर प्रेजेंट है आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, जिसको हम लोग पैराटोप भी बोल रहे हैं, जहां पर आके एंटीजन बाइंड कर रहा है उस जगह को हम लोग बोलते हैं पैराटोप्स। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो चेन्स है आपस में लिंक्ड है किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। क्या किससे लिंक्ड है, यहां पर प्रेजेंट होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन टोटल कितने होते हैं, 16 होते हैं।
कितने होते हैं बच्चों? 16 होते हैं। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कैसा है? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है बच्चों? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? H2L2 भी बोलते हैं, क्योंकि दो हैवी चेन हैं और दो लाइट चेन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, दो हैवी चेन और दो लाइट चेन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अपनी एनसीईआरटी में। अब हमारे पास 5 तरह की एंटीबॉडीज है। हमारे पास क्या है बच्चों? 5 तरह की एंटीबॉडीज है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 तरह की एंटीबॉडीज हैं। पहली कौन सी है? पहली है IgG। कौन सी है बच्चों? IgG। अब और ये फिर क्या है? IgA, IgM, IgE और IgD। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो? याद कर सकते हो एज गेम्ड। कैसे याद कर सकते हो? यहां लिख देती हूं ऊपर। इसको याद कर सकते हो आप GAMED। ठीक है, यानी कि एज गेम्ड आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब इन एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ लेते हैं। जब हम लोग बात करते हैं IgG एंटीबॉडीज के बारे में, तो कितनी प्रेजेंट होती है? 75% ऑफ टोटल एंटीबॉडीज हमारी कौन सी है? IgG है। यानी कि मोस्ट अबंडेंट कौन सी है? आपकी IgG वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, कहाँ यूज करी थी हमने? एक और बार नाम ले चुकी हूं। कहाँ यूज हुई थी? सेकेंडरी रिस्पॉन्स के टाइम पे यूज हुई थी। कहाँ यूज हुई थी? सेकेंडरी रिस्पॉन्स कौन देती है? IgG वाली एंटीबॉडी देती है। तीसरी चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी? कि ये जो एंटीबॉडी है बच्चों, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। यानी कि इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। किसको क्रॉस कर सकती है? प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है ये वाली एंटीबॉडी। ठीक है, अब साथ के साथ क्या करती है? फैगोसाइटोसिस को स्टिमुलेट करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी। किसको? टॉक्सिन्स को। ठीक है, क्या करेगी? स्टिमुलेट फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और क्या करेगी? न्यूट्रलाइज करेगी टॉक्सिन्स को। ठीक है, टॉक्सिन्स को क्या करती है? न्यूट्रलाइज करती है। ठीक है, इतना बताओ, इतना समझ आया? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि इसके पास 2 पैराटोप प्रेजेंट है। क्या है? 2 पैराटोप प्रेजेंट है, यानी कि 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। कुछ ऐसी सी ही दिखेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी कौन सी है? नेक्स्ट है हमारी IgA एंटीबॉडी। IgA एंटीबॉडी की बात करते हैं अगर हम लोग, तो कितनी प्रेजेंट है? 15% कौन सी है? आपकी IgA होती है। ठीक है, कौन सी होती है? 15% ऑफ टोटल एंटीबॉडी आपकी IgA वाली होती है। ठीक है, अब ये जो IgA एंटीबॉडी है, इसके पास 4 पैराटोप्स प्रेजेंट है। क्या है? इसके पास 4 पैराटोप्स प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि 4 एंटीजन आके इससे बाइंड कर सकते हैं। कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? कोलोस्ट्रम याद है आपको? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। कोलोस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो इन्फेंट को मिलती है जाके। इसके साथ साथ कहाँ मिलेगी? म्यूकस लाइनिंग में मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहां पर आपको IgA एंटीबॉडी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी IgM। क्या कर रही थी? कहां पढ़ा है? कहां पढ़ा है? जल्दी बताएंगे, कहां पढ़ा है? हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन दे रहा है बच्चों? प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है हमारी IgM एंटीबॉडी। ठीक है, यानी कि ठीक है, पहले तो कितनी होती है? 7 to 10% होती है। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन करता है? IgM देती है। ठीक है, और अगर प्राइमरी रिस्पॉन्स ये दे रही है, इसका मतलब क्या है? किसी भी रिस्पॉन्स को इनिशिएट करने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? IgM है। कौन सी है? IgM है। ठीक है, तो ये क्या करती है? इट इनिशिएट्स रिस्पॉन्स। किसी भी रिस्पॉन्स में ये कैसा इंसान है? अगर ये इंसान होता, अगर मान लो IgM एंटीबॉडी के इंसान होती, तो कैसा इंसान होता? जिसको हर चीज में आगे रहना है ना? मैं जाऊंगा पहले। ठीक है, तो ये वो एंटीबॉडी है, और ये हमारी लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। ठीक है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी एंटीबॉडी है। क्यों?
क्यों? क्योंकि इसके पास कितने पैराटोप है? 5 पैराटोप है। 5 नहीं, पेंटामर है ये, पेंटामर है यानी कि 10 पैराटोप प्रेजेंट है। क्या है? पेंटामर है बच्चों ये। तो इसके पास 10 पैराटोप प्रेजेंट है यानी कि 10 एंटीजन को क्या कर सकते हैं? इससे आके बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वो है IgE वाली एंटीबॉडी। और जब हम लोग IgE एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं तो ये बच्चों वो एंटीबॉडी होती है, ये वो एंटीबॉडी है बच्चों IgE जो लेस देन 1% प्रेजेंट होती है। को क्या है? लेस देन 1% प्रेजेंट होती है और एलर्जिक रिएक्शंस में मीडिएटर की तरह काम करती है। एलर्जिक रिएक्शंस में क्या करती है? मीडिएटर की तरह काम करती है, यानी कि ये क्या करेगी? मास्ट सेल के पास जाएगी और मास्ट सेल से बोलेगी हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज कर दो ताकि बॉडी में क्या हो सके? एलर्जी हो सके। क्या हो सके? एलर्जी हो सके। कितने पैराटोप प्रेजेंट है? 2 पैराटोप प्रेजेंट होते हैं। कितने पैराटोप प्रेजेंट है? 2 पैराटोप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं वो कौन सी है? वो है IgD। ये भी कितनी प्रेजेंट होती है? लेस देन 1%। कितनी होती है? लेस देन 1% आपकी ये IgD वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अब जब हम लोग इस एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं तो ये क्या करती है? ये आपके लिम्फोसाइट को एक्टिवेट भी करती है और सप्रेस भी यही करती है। ठीक है, तो क्या कर रही है? एक्टिवेट and suppress lymphocytes। ठीक है, और इसके पास कितने पैराटोप है? 2 पैराटोप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 पैराटोप प्रेजेंट होते हैं यानी कि 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है इसके पास। ठीक है बच्चों, बता दो इतना समझ आ गया क्या? इतना समझ आ गया क्या? जल्दी बताएंगे सारे। रुक जाओ, अभी भी कुछ रह गया है। क्या रह गया है? क्या रह गया है? तो बहुत खराब लग रहा है। ठीक है, अब यार हमने बोला एंटीजन और एंटीबॉडी के साथ ये सारा काम चल रहा है ना? एंटीजन और एंटीबॉडी ये सारा काम कर रही है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी जब आपस में टकराते हैं तो कैसा होता है? कैसा होता है? तो हम लोग अब देख लेते हैं। क्या देखते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। क्या देखते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। ठीक है, अब जब हम लोग बच्चों एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं, इसके ऊपर एक ऐसी टेक्निक है जो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कौन सी टेक्निक है? कौन सी टेक्निक है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब यार एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कैसे कैसे होती है? एक प्रोसेस होता है एग्लूटिनेशन। कौन सा प्रोसेस है? एग्लूटिनेशन, यानी कि क्या करती है? ये आपस में चिपक जाती है और क्या करती है? पैथोजन को खत्म कर देती है। ठीक है, मार देती है। क्या करती है? मार देती है। दूसरा क्या है? दूसरा है लाइसिस। लाइसिस यानी कि तोड़ देती हैं, बिल्कुल काट पीट कर देती हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है? ऑप्सोनाइजेशन में बच्चों अडहेयर कर लेती हैं उसको अपने साथ और उसको अपना कोई भी काम नहीं करने देती हैं। चौथा कौन सा है? चौथा है न्यूट्रलाइजेशन। इसमें वो मारपीट नहीं कर रही हैं, है ना? मतलब इसमें ना वो पैथोजन को पूरी तरह से खत्म नहीं करती, मारती नहीं है, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। बोलती है ठीक है भाई तू रह ले हमारी बॉडी में, ठीक है, लेकिन कोई उल्टा काम नहीं करेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और इसी तरह से आपकी एंटीजन, इन 4 वे में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन चलती है। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? आपकी जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है 2 तरह की होती है। देखो मैं अभी बताती हूँ, सब बताऊंगी मैं। ये आपकी क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनिटी थी। ये कैसी है? 2 तरह की है। 2 कौन सी है? 2 है आपकी एक्टिव और दूसरी है आपकी पैसिव। ठीक है, एक है आपकी एक्टिव और दूसरी है आपकी पैसिव। जब एक्टिव की बात करते हैं, एक्टिव वो इम्यूनिटी है जहां पर हम एंटीबॉडीज खुद बना रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है? एंटीबॉडीज खुद बन रही हैं। ठीक है, खुद बन रही हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? एंटीबॉडी बनी हुई यूज कर रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, यहां क्या हो रहा है, यहां पर एंटीबॉडीज खुद बनाई जा रही हैं और यहां पर हम बनी बनाई एंटीबॉडी लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये भी बच्चों दो तरह की होती है, ये भी दो तरह की होती है, एक है नेचुरल और दूसरी है आर्टिफिशियल। एक है नेचुरल और दूसरी कौन सी है, दूसरी है आर्टिफिशियल। अब जब हम लोग नेचुरल की बात करते हैं, नेचुरल यानी कि कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है और उस पैथोजन के चक्कर में हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, पैथोजन एंटर हुआ और एंटीबॉडीज फॉर्म हुई, ये है हमारा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। वहीं पर आर्टिफिशियल फॉर एग्जांपल क्या हो गया अपना, वैक्सीन हो गया। वैक्सीन में हमने क्या करा, वैक्सीन में हमने इनएक्टिवेटेड पैथोजन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, पैथोजन इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली और उसके बाद हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई। ठीक है, तो यहां पर इससे जबरदस्ती काम करवाया गया है, लेकिन बेचारे ने काम तो कर दिया है। तो उस तरह की इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है। ठीक है, दो तरह की होती है, एक है नेचुरल और दूसरी है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या हो रहा है, नेचुरल में आ रहा है एग्जाम्पल आईजीजी एंटीबॉडी का और आईजीए एंटीबॉडी का। कैसे, देखो पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव यानी कि खुद नहीं बनाई है। तो इन्फेंट की बॉडी में ये जो आईजीजी एंटीबॉडी आती है, प्लेसेंटा क्रॉस करके बनाई तो मदर की बॉडी ने है ना, और मदर की बॉडी ने खुद से बनाई है, उससे जबरदस्ती बनवाई नहीं गई है, उसने खुद ने बनाई है। तो हम लोग बोलते हैं इसको पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम मदर से इन्फेंट को मिलता है थ्रू कोलोस्ट्रम, है ना। तो आईजीए एंटीबॉडी भी एग्जाम्पल है किसका, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का। वहीं पर जब हम लोग आपकी बात करते हैं आर्टिफिशियल की, तो हम लोग क्या करते हैं, स्नेक वेनोम्स, एंटी टिटनस, ये सारा एग्जाम्पल किसका है, ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का है। ठीक है, क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल्स है। ठीक है, अब अगर बात करी ली है हमने वैक्सीनेशन की, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं वैक्सीनेशन को। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। यहां पर वैक्सीनेशन में सबसे पहली अगर हम लोग फादर ऑफ वैक्सीन की बात करें या फादर ऑफ हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजी की बात करें, तो कौन है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो क्या है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, एडवर्ड जेनर है। क्यों भाई, क्यों, ऐसा क्या करा इन्होंने, ऐसा क्या किया इन्होंने, इन्होंने बनाई थी पहली वैक्सीन। किसकी थी वो पहली वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की थी। किसकी थी पहली वैक्सीन, किसकी थी, स्मॉल पॉक्स की थी। इसके अलावा हमें याद रखना है कि पहली ट्रू वैक्सीन किसने बनाई थी, फर्स्ट ट्रू वैक्सीन बनाई थी किसने, लुईस पास्चर जी ने। किसने बनाई थी, लुईस पास्चर जी ने। इसके अलावा अगर हम लोग पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो किसने बनाई थी, वॉन बेरिंग जी ने। किसने करी थी, पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो किसने करी थी यार, वॉन बेरिंग जी ने। क्या पैसिव इम्यूनिटी किसकी प्रोवाइड करी थी, डिप्थेरिया की। किसकी प्रोवाइड करी थी, डिप्थेरिया की प्रोवाइड करी थी यार। ठीक है, अब यार देखो होता क्या है, होता ये है कि जब हम लोग वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो हम लोग क्या डालते हैं, इनएक्टिवेटेड या फिर वीकेंड पैथोजन डालते हैं। ठीक है, वीकेंड पैथोजन इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जब पैथोजन जाएगा, भले ही इनएक्टिव है, भले ही वीक है, लेकिन हमारी बॉडी तो एंटीबॉडीज बनाएंगी, हमारी बॉडी तो नहीं रुकेंगी ये सोच के कि यार ये वीक है तो मैं नहीं बनाऊंगा, है ना। तो ये क्या है, तब क्या होती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। अब एंटीबॉडी इस पैथोजन के लिए हमारे बॉडी में पहले से मौजूद है। अब जब सच में ये पैथोजन आएगा, व्हेन पैथोजन एंटर्स, तो क्या होगा,
तो क्या होगा, इस पैथोजन को मार दिया जाएगा, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है हमारी बॉडी में और फिर इसको मार दिया जाएगा, यानी कि क्या होगा, रिकॉग्नाइज्ड एंड किल्ड। इस तरह से वैक्सीन का काम चलता है। इस तरह से क्या चलता है, वैक्सीन का काम चलता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया? जल्दी बता दो, इतना समझ आया? ठीक है। अब यार हमारे इम्यून सिस्टम में क्या क्या है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे इम्यून सिस्टम में क्या क्या है। रुको, रुक जाओ, इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, ताकि तुम लोग डरो ना। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसे। ठीक है, हो गया एडजस्ट, हो गया, बस हो गया एडजस्ट। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात कर रहे थे? अब हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी वाले स्ट्रक्चर है कौन से, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। हम लोग बात कर रहे थे अब इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। ठीक है, तो जब हम लोग इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या क्या है, यहां पर हमारे पास क्या क्या है, यहां पर हमारे पास है 4 चीजें जो हमें पढ़नी है और कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से हैं? सबसे पहले हैं बच्चों, सबसे पहले हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। कौन से हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, सबसे पहले हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब इसके बाद कौन से हैं? लिम्फॉइड टिश्यूज, लिम्फॉइड टिश्यूज, और फिर कौन से हैं? फिर आपके लिम्फोसाइट्स हैं और फिर एंटीबॉडीज हैं। अब देखो हो क्या रहा है, आपके जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं ये 2 तरह के होते। ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स कैसे होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक है प्राइमरी ऑर्गन्स और एक है सेकेंडरी ऑर्गन्स। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या हो रहा है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या क्या होता है? मैच्योरेशन, ओरिजिन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है मैच्योरेशन, ओरिजिन और प्रोलिफरेशन। ये सारा काम कहाँ होता है? ये सारा काम कहाँ होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन कौन आता है? बोन मैरो आती है, बोन मैरो आती है, और कौन आता है? थाइमस आता है। बोन मैरो के अंदर किस किस का प्रोलिफरेशन और ओरिजिन होता है? बी और टी लिम्फोसाइट दोनों की दोनों बोन मैरो में ओरिजिनेट करती हैं। मैच्योरेशन लेकिन टी लिम्फोसाइट्स का, मैच्योरेशन टी लिम्फोसाइट्स का कहाँ होता है? थाइमस में होता है। और आपके बी लिम्फोसाइट्स का कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर ही होता है। सेकेंडरी ऑर्गन्स में कौन कौन आता है? सेकेंडरी ऑर्गन्स में आता है आपका स्प्लीन हो गया, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन्स। ठीक है, इसके अलावा लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, और क्या हो गया? पेयर्स पैचेस हो गया, और क्या हो गया? आपका टॉन्सिल्स हो गया। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सेकेंडरी ऑर्गन्स में आते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू में हमें एक पढ़ना है, वो है माल्ट। माल्ट यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। जितने भी अगर हमारी बॉडी में ओवरऑल 100% क्या है? लिम्फॉइड टिश्यू है, तो लिम्फॉइड टिश्यू का 50% पार्ट क्या है? माल्ट है। 50% पार्ट क्या है? माल्ट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी है। ये हमारा क्या है? इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब हमारे पास क्या आ जाता है? अब हमें पढ़ने हैं इम्यून डिसऑर्डर्स। क्या पढ़ने हैं बच्चों? अब हमें पढ़ने हैं इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, इम्यून डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। चलो यहां पर बीच में हम लोग लिख लेते हैं इम्यून डिसऑर्डर्स, इम्यून डिसऑर्डर्स।
ठीक है, हमें दो टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं बेसिकली, हमें दो टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं बेसिकली। सबसे पहले डिसऑर्डर्स क्या है, पहले है एलर्जीज, ठीक है, सबसे पहले डिसऑर्डर्स क्या है, सबसे पहले डिसऑर्डर्स हैं एलर्जीज, ठीक है, एलर्जीज। अब जब हम लोग एलर्जीज की बात करते हैं बच्चों, एलर्जीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो एलर्जीज क्या है, एलर्जीज बेसिकली किसी एक सब्सटेंस के अगेंस्ट जब हमारी बॉडी है, जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देता है तो उसको हम लोग कहते हैं एलर्जी, ठीक है। तो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ये क्या होता है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एलर्जीज। क्या बोलते हैं, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एलर्जीज। यहां पर कौन सी एंटीबॉडी पार्टिसिपेट करती है, एंटीबॉडी आईजीई। ये आईजीई क्या करती है, मास्ट सेल्स को बोलती है कि सेरोटोनिन एंड हिस्टामीन रिलीज करो, और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, ठीक है। अब इसको एलर्जीज को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, वी कैन ट्रीट एलर्जीज यूजिंग एड्रेनालिन, एंटीहिस्टामीन, ठीक है, और स्टेरॉइड्स, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर हमें पढ़नी है तीन तरह की एलर्जीज हमें यहां पर पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है ब्रांकियल आस्मा, सबसे पहले है ब्रांकियल आस्मा। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, देखो ब्रांकियल आस्मा में क्या होती है, ये डिसऑर्डर है किसका, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। यहां पर क्या होता है, स्पाज्म क्रिएट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है इनटू द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रांक्यूल्स, जिसके वजह से एक्सेस म्यूकस इकट्ठा हो जाता है और वीजिंग और कफिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, किस वजह से होता है, स्पाज्म इन ब्रोंक्यूल, जिसके वजह से एक्सेस म्यूकस होता है। अब ये एक्सेस म्यूकस क्या करता है बच्चों, ये एक्सेस म्यूकस क्या करता है, इसके वजह से होती है कफिंग एंड वीजिंग। वीजिंग इज द वर्ड जो यूज करा गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट टाइप ऑफ एलर्जी अगर हम लोग देखते हैं वो है हे फीवर। वो कौन सा है, वो है हे फीवर। जब हम लोग बच्चों बात करते हैं हे फीवर की, तो ये स्पेसिफिकली इधर पर एलर्जन कौन है, एलर्जन क्या होते हैं, जिसके वजह से एलर्जी कॉज हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जन। यहां पर एलर्जन कौन है, यहां पर एलर्जन है पॉलन ग्रेन्स। एलर्जन कौन है, एलर्जन है बच्चों पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स करते क्या है, ये पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, म्यूकोसा ऑफ आई एंड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को हाइपर सिक्रीटरी बना देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेक म्यूकोसा ऑफ आई एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मोर हाइपर सिक्रीटरी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एलर्जी की हम लोग बात करते हैं वो है एनाफाइलेक्टिक शॉक। वो कौन सी है, वो है एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब ये क्या है, ये थोड़ी खराब कंडीशन है। खराब कंडीशन क्या है, देखो होता क्या है, इसमें क्या होता है, एलर्जन क्या करता है, वेसो डायलेशन क्रॉस कर देता है, यानी कि वेसल्स को डायलेट कर देता है, और क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, हिस्टामीन क्या करता है, वेसो डायलेशन कॉज करता है, और ये वेसो डायलेशन की वजह से क्या हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और ब्लड लीकेज शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो हो क्या रहा है, यहां पर बेसिकली जो एलर्जन है वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं, वो बोलते हैं हिस्टामीन को, और हिस्टामीन क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है। अब ये वेसोडाइलेशन में क्या होती है, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ऑफ वेसल्स, जिसके वजह से ब्लड लीक होता है,
ब्लड लीक होगा तो ब्लड फ्लो भी कम होगा और ब्लड प्रेशर भी कम होगा, और कभी कभी बहुत हाई रिस्क कंडीशन में ये क्या होता है, इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। एक टाइप तो हमने पढ़ लिया, एक टाइप तो हमने बच्चों पढ़ लिया। नेक्स्ट है आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। कौन से हैं? नेक्स्ट है बच्चों आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यानी कि वो डिसऑर्डर जब अपने अपनों को नहीं पहचान रहे हैं, यानी कि अपना इम्यून सिस्टम ही अपने सेल्स को मार रहा है, जिसके वजह से क्या कॉज हो रहा है, जिसके वजह से डिसऑर्डर कॉज हो रहा है, जिसके वजह से क्या कॉज हो रहा है, जिसके वजह से डिसऑर्डर कॉज हो रहा है। ठीक है, तो इन तरह के डिसऑर्डर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इम्यून सिस्टम की कौन सी प्रॉपर्टी खो गई है? अपने और परायों के बीच में डिफरेंशिएट करने की प्रॉपर्टी गुम हो गई है, यानी कि नाउ इट कैन नॉट डिफरेंशिएट, नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? जल्दी बताओ, इतना क्लियर है? बता दो, है इतना क्लियर है? तो सबसे पहली जो डिजीज हम लोग करने वाले हैं यहां पर, वो है पर्नीशियस अनीमिया। वो क्या है? पर्नीशियस अनीमिया। ठीक है, पर्नीशियस अनीमिया। अब जब हम लोग पर्नीशियस अनीमिया के बारे में बात करते हैं, यहां पर एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बन रही हैं? अपने ही कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट बन रही हैं, और जिसके वजह से विटामिन B12 अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है। अब विटामिन B12 अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो आरबीसी बन नहीं पा रही है, क्योंकि विटामिन B12 जरूरी है आरबीसी की फॉर्मेशन में। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट CIF, जिसके वजह से विटामिन B12 नॉट एब्जॉर्ब्ड। अब जब ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो आरबीसी के काउंट में कम हो रहा है, कमी आ रही है। और अनीमिया वही कंडीशन है जब आरबीसी के काउंट में क्या होती है? कमी आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी है डिजीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हाशीमोटो डिजीज। क्या है? हाशीमोटो डिजीज। अब इस हाशीमोटो डिजीज में क्या हो रहा है? यहां पर जो एंटीबॉडीज बन रही हैं अपने ही थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट बन रही हैं, जिसके वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? एंटीबॉडीज अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड, जिसके वजह से क्या हो रहा है? हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है वो है मायस्थीनिया ग्रेविस। कौन सी है? मायस्थीनिया ग्रेविस। अब ये जो मायस्थीनिया ग्रेविस है, यहां पर एंटीबॉडीज बन रही हैं अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन। किसके अगेंस्ट बन रही है? एंटीबॉडीज बन रही हैं अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन। एंटीबॉडीज अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट क्या बन रही हैं? एंटीबॉडीज बन रही हैं, यानी कि नर्व कंडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, नर्व कंडक्शन पे क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ेगा। अब नर्व कंडक्शन पे जब इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों तो क्या होगा? तो आपकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी, मसल्स की मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मसल मूवमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मसल मूवमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज की बात करते हैं, तो वो क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहीं ना कहीं जॉइंट पेन से रिलेटेड होता है। क्या होता है? जॉइंट पेन से रिलेटेड होता है आपका आर्थराइटिस। अब इसमें क्या हो रहा है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कहां पर? साइनोवियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, क्या हो रही है? इन्फ्लेमेशन इन साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? ये जो क्यों हो रहा है, ये ऐसा इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है? ठीक है, ये होती है क्योंकि यहाँ पर क्या हो गए हैं? यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है इसका फ्लूइड कैसा हो गया है? थिक हो गया है। थिक होने के वजह से क्या आ रहा है? पैनस ग्रेन्यूल की फॉर्मेशन होती है।
यहाँ पर क्या बनते हैं, पैनस ग्रैन्यूल्स बनते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं, पैनस ग्रैन्यूल्स बनते हैं जो कार्टिलेज को क्या करते हैं, इरोड करते हैं, इरोजन ऑफ कार्टिलेज। अब जब कार्टिलेज क्या करेगा, इरोड होगा, तो क्या मूवमेंट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जॉइंट इमूवेबल हो जाएगा। इस तरह के जॉइंट क्या हो जाते हैं, इमूवेबल हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, जल्दी बताओ क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। तो यहां पर एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बन रही है, पैनक्रिया के बी सेल्स के अगेंस्ट। ठीक है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी सेल्स ऑफ पैनक्रिया, जिसके वजह से अब क्या होगा, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, क्योंकि बी सेल्स क्या कर रहे हैं, इंसुलिन रिलीज करते हैं, और अब बी सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी है, तो इंसुलिन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब जब हम लोग बात करते हैं बच्चों मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर एंटीबॉडीज बन रही हैं अगेंस्ट माइलिन शीथ। ठीक है, ये क्या बन रही हैं, अगेंस्ट माइलिन शीथ। ठीक है, अब जब माइलिन शीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग होती है। क्या होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, बता दो इतना क्लियर है। नेक्स्ट है आपका स्किड यानी कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर म्यूटेशन के वजह से एडीए की डेफिशिएंसी होगी। एडीए की डेफिशिएंसी के वजह से बी और टी सेल्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुई म्यूटेशन के वजह से क्या हो गया, एडीए डेफिशिएंसी हो गई। एडीए डेफिशिएंसी हो गई यानी कि बी और टी लिम्फोसाइट्स नहीं बन पाएंगे। बी और टी लिम्फोसाइट्स डिक्रीज हो जाएंगे। अगर ये डिक्रीज हो गए तो इम्यून सिस्टम की इम्यूनिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। इस तरह से ये सारी डिजीज काम करती हैं। क्या होता है, इस तरह से ये सारी डिजीज काम करती हैं। यहाँ पर हमने जब डिजीज का सिलसिला शुरू कर ही दिया है, तो हम लोग अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में। ठीक है, कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो ओके। तो नेक्स्ट क्या है, कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। ठीक है, कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। ठीक है, सबसे पहली कौन सी है, सबसे पहली हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक है, सबसे पहली है बैक्टीरियल डिजीजेस। अब बैक्टीरियल डिजीजेस में क्या हो रहा है, देखो बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, टाइफॉइड। टाइफॉइड की बात करें, कौन कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफाई। कौन कॉज कर रहा है, सैल्मोनेला टाइफाई कॉज करता है। कैसे, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। सिम्टम्स की अगर बात करी जाए तो क्या होता है, फीवर होता है, क्या होता है, स्टमक पेन होता है ना, गंदा खाना खा लिया है, कंटामिनेटेड फूड हो गया है, तो स्टमक पेन तो होगा ही होगा, फीवर होगा, इसके अलावा क्या होगी, वीकनेस होगी। ठीक है, टेस्ट की अगर हम लोग बात करें, टेस्ट कौन सा यूज होता है, वाइडल टेस्ट। ठीक है, और किसने सबसे पहले टाइफॉइड फैलाया था, कौन थी वो, मैरी मेलन, जिसको हम लोग टाइफॉइड मैरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइफॉइड मैरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है, नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है वो कौन सी है, वो है न्यूमोनिया। कौन सी है, न्यूमोनिया। कौन कॉज कर रहा है न्यूमोनिया आपका, कौन कॉज कर रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस
न्यूमोनिया, या फिर और कौन कॉज करता है, कौन कॉज करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, कौन, इन्फ्लुएंजा। ये दो हैं बैक्टीरिया जो क्या कॉज करते हैं, इन न्यूमोनिया कॉज करते हैं। कैसे फैलता है, ये फैलता है बाय एरोसोल इन्फेक्शन, ठीक है, कैसे फैलता है, बाय एरोसोल इन्फेक्शन। और यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग बात करें क्या क्या इफेक्ट करता है, क्या क्या खराब होता है, तो इट इन्फेक्ट एल्वेलाई, ठीक है, ये क्या करता है, एल्वेलाई को इन्फेक्ट करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर सारे सिम्टम्स ऐसे ही है, बट क्या हो रहा है, फीवर विद चिल्स, और क्या हो रहा है, ब्लूइश हो जाते हैं। रेयर केसेस में जब बहुत खराब कंडीशन होती है, ब्लूइश कलर अपेयर होता है नेल्स पे, ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड जो है, थर्ड आपका जो डिजीज है, थर्ड बैक्टीरियल डिजीज जो है वो कौन सी है, थर्ड बैक्टीरियल डिजीज है आपकी डिसेंट्री। कौन सी है, डिसेंट्री। डिसेंट्री कौन कॉज कर रहा है, शाइजेला डिसेंट्रिये, ठीक है, कौन कॉज कर रहा है, शाइजेला डिसेंट्रिये। यहां पर इसमें क्या होता है, शाइजेला डिसेंट्रिये में क्या होता है, एब्डोमिनल प्लेन होगा, एब्डोमिनल पेन होता है, और क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स होते हैं, क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स आते हैं, ठीक है, क्लियर है। और कहां पर आ रहे हैं ब्लड क्लॉट्स, इन स्टूल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी बैक्टीरियल डिजीज की, तो कौन सी है, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया कौन कॉज कर रहा है, डिप्थेरिया कॉज करता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिये। कौन कॉज कर रहा है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिये, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टिटनस कौन कॉज कर रहा है, टिटनस कौन कॉज कर रहा है, टिटनस कौन कॉज कर रहा है, टिटनस कॉज करता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। कौन कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आ जाओ किस पे, अब आ जाओ यार बी वायरल डिजीज पे आ जाओ, ठीक है, अब किस पे आ जाओ, वायरल डिजीजेस पे आ जाओ। वायरल डिजीज यानी कि वो डिजीजेस जो कॉज कौन कर रहा है, वायरसेस कॉज कर रही है। दो हमें पढ़नी है, एक है आपकी कॉमन कोल्ड, कौन कॉज करता है यार, कौन कॉज करता है, राइनो वायरसेस कॉज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका सिर्फ क्या कॉज होता है, सिर्फ क्या इन्फेक्ट होता है, इसमें सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है, ठीक है। किसकी डिजीज है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपकी हेपेटाइटिस बी। कौन कॉज कर रहा है, एचबीवी वायरस कॉज करता है। कौन कॉज करता है, एचबीवी वायरस कॉज करता है। यहाँ इसमें क्या होता है, इसमें लिवर डैमेज होता है और जॉन्डिस होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसके सिम्टम्स की बात करें तो जॉन्डिस होगा और लिवर डैमेज होता है इस कंडीशन में, ठीक है। इसके अलावा रेबीज, मम्प्स, सार्स, ये सारी क्या है, ये सारी भी वायरल डिजीजेस होती हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है आपकी हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक यानी कि वॉर्म से जो कॉज हो रही है वो वाली डिजीजेस को हम लोग बोलते हैं हेलमिंथिक डिजीजेस, ठीक है। अब वॉर्म से कॉज होने वाली जो पहली डिजीज है वो कौन सी है, वो है आपकी एस्कैरियासिस। कौन कॉज कर रहा है, एक आपका वॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं एस्कैरिस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एस्कैरिस कह रहे हैं। ये एस्कैरिस कॉज करता है आपकी एस्कैरियासिस। अब इसमें है क्या, ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ठीक है, क्या है, इंटेस्टाइन में रहना वाला पैरासाइट है, और जिसके वजह से ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है एस्कैरियासिस के अलावा कौन सा है आपका है एलिफेंटियासिस। कौन सा है, एलिफेंटियासिस। कौन कॉज करता है, आपका एक फिलेरियल वॉर्म है जो ये कॉज करता है, ठीक है। फिलेरियल वॉर्म कौन सा है, वुचेरिया ब्रैनकोफ्टाई और वुचेरिया
मलाई, ठीक है। बुचेरिया ब्रैनकॉफ्टाई और बुचेरिया मलाई कॉज करते हैं एलिफेंटियासिस। यहां पर क्या होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है ऑफ लोअर लिम्स, ठीक है। क्या हो रहा है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है ऑफ लोअर लिम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो डिजीज है, नेक्स्ट जो आपकी डिजीज है वो है कौन सी, वो है कौन सी, वो है आपकी फंगल डिजीजेस। कौन सी है, फंगल डिजीजेस, ठीक है। कौन सी है, वो है आपकी फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीजेस की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, है ना, फंगल डिजीजेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिंग वॉर्म डिजीजेस। कौन सी पढ़ते हैं, सबसे पहले एक पढ़ते हैं अपनी, एक इकलौती कौन सी पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं रिंग वॉर्म। कौन सी पढ़ते हैं, रिंग वॉर्म। कौन कॉज कर रहा है, कौन कॉज करता है, कोई फंगस होगी जो कॉज कर रही होगी तभी फंगल डिजीज में आ रहा है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन, ठीक है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन कॉज करता है रिंग वॉर्म। यहां पर क्या होते हैं, ड्राई स्केली लेजन्स हो जाते हैं, कहां पर, स्किन पे, स्कैल्प पे और नेल्स में, ठीक है। ये सारे कहाँ होते हैं, रिंग वॉर्म वाली डिजीज में होते हैं, ठीक है। इन सब के वजह से क्या होती है, इंटेंस इचिंग होती है। क्या होती है, इंटेंस इचिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोटोजोअन डिजीजेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, प्रोटोजोअन डिजीजेस, यानी कि वो डिजीजेस जो प्रोटोजोआ कॉज कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटोजोअन डिजीजेस में सबसे पहली जो डिजीज हम लोग पढ़ते हैं वो है अमीबियासिस, ठीक है। वो कौन सी है, वो है अमीबियासिस। अमीबियासिस की अगर हम लोग बात करें, कौन कॉज करता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉज करता है। कौन कॉज करता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉज करता है इस डिजीज को, ठीक है। अब इस डिजीज में हो क्या रहा है, ये पैरासाइट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल प्लेन नहीं है, एब्डोमिनल पेन, ब्लड क्लॉट्स, और इसकी कैरियर कौन है, हाउस फ्लाई, ठीक है। कैरियर कौन है इसकी, हाउस फ्लाई, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हमें जो पढ़नी है, नेक्स्ट जो हमें पढ़नी है, और इसको अब हम लोग करते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं मलेरिया, जो कि एक प्रोटोजोअन डिजीज ही है, ठीक है। मलेरिया जो कि एक प्रोटोजोअन डिजीज ही है, ठीक है। तो चलो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मलेरिया पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मलेरिया पढ़ेंगे। कौन कॉज कर रहा है, कौन कॉज कर रहा है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कॉज करता है। कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कॉज करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम कॉज करता है, ठीक है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। ये तीन आपके क्या है, कॉजिंग एजेंट है। ये तीन आपके क्या है, कॉजिंग एजेंट है। अब इसको क्या होता है, ये क्या है, ये डाइजेनेटिक है। क्या है, डाइजेनेटिक है। ये क्या है बच्चों, ये आपका क्या है, दिस इज डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है, दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो एक आपका होता है होस्ट कौन, फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज होती है एक होस्ट, और दूसरा होता है ह्यूमन यानी कि हम, ठीक है। अब लाइफ साइकिल की अगर बात करें, लाइफ साइकिल की क्या अगर बात करें, लाइफ साइकिल में क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, है ना, ध्यान से देखेंगे लाइफ साइकिल। देखो क्या हुआ, सबसे पहले फीमेल एनाफिलीज बाइट, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज ने काटा, फिर क्या रिलीज हुए, स्पोरोजोइट रिलीज हुए, ठीक है। ये स्पोरोजोइट कहां पहुंचे, लिवर सेल में पहुंचे। लिवर सेल से, लिवर सेल में क्या हुआ, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद कहां पहुंचे, आरबीसी में पहुंचे। अब आरबीसी में भी क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब जब आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है तो क्या होगा, ये फट जाएगा। आरबीसी ने क्या करा, आरबीसी फट गया।
आरबीसी बर्स्ट होता है तो क्या होता है, हीमोजोइन रिलीज होता है। हीमोजोइन के वजह से क्या होगा, हीमोजोइन के वजह से फीवर आता है, ठीक है, फीवर आता है। और साथ के साथ अब क्या हो रहा है, एक मेल और एक फीमेल गैमेटोसाइट्स भी बनते हैं, ठीक है, फीमेल और मेल गैमेटोसाइट्स बनते हैं। अब क्या होगा, अब यार, अब इस मेल और फीमेल गैमेटोसाइट को, अब ये क्या है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है। अब इस इन्फेक्टेड पर्सन को जब फीमेल एनाफिलीज बाइट करेगी तो क्या होगा, उसकी फीमेल एनाफिलीज में क्या आ जाएगा, गैमेटोसाइट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, फीमेल एनाफिलीज बाइट, फीमेल एनाफिलीज बाइट इन्फेक्टेड पर्सन, जिसके वजह से क्या हुआ, गैमेटोसाइट रीचेस गट, और इसी गट में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, और क्या होता है, डेवलपमेंट भी यही होती है। अब क्या होगा, अब स्पोरोजोइट कहां पहुंच जाते हैं, बकल कैविटी में। अब बकल कैविटी से जब ये किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी तो फिर से उसकी बॉडी में चला जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक ये सब कहां हो रहा है, मस्किटो के अंदर हो रहा है, और ये वाला पूरा पोर्शन कहां होता है, ह्यूमन के अंदर होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसे डाइजेनेटिक बोलते हैं। 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है मलेरिया के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इस साइकिल से बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस साइकिल से बड़े क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो इस बार एक्स्ट्रा ऐड किया गया है वो है डेंगू फीवर। क्या है, वो है बच्चों डेंगू फीवर। अब जब हम लोग डेंगू फीवर की बारे में बात कर रहे हैं तो डेंगू फीवर यानी कि कौन कॉज करता है, इट इज कॉज्ड बाय फ्लैवी वायरसेस, ठीक है, फ्लैवी वायरसेस। और अगर हम लोग कैरियर देखें इसका तो कैरियर कौन है, कैरियर है एडिस एजिप्टाई। कौन है कैरियर, कौन है, एडिस एजिप्टाई है। अब ये जो कैरियर है वो क्या है, आर्थ्रोपोडा है। तो ये क्या है, इसको अर्बोवायरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्बोवायरस भी बोलते हैं। और साथ ही साथ इस पे क्या प्रेजेंट होता है, अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इट कंटेन आरएनए। क्या है, इट कंटेन आरएनए। आरएनए होता है इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल। अब क्या होता है, ये जो एडिस एजिप्टाई है कहां पर रहता है, क्लीन वाटर में मिलेगा। कहां मिलेगा, क्लीन वाटर में मिलेगा। और क्या करेगा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 3 to 8 डेज का, ठीक है। इसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, 3 to 8 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाता है इसके अंदर। क्या क्या होता है, हाई फीवर होता है 2 to 7 डेज के लिए, ठीक है। क्या हो रहा है, हाई फीवर हो रहा है फॉर 2 to 7 डेज, ठीक है। इसके साथ साथ हेड एक होता है, आई पेन होता है, नोजिया होता है, जॉइंट पेन होता है, बॉडी पेन होता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं किसके, आपके डेंगू फीवर के। अब हाई रिस्क में क्या होता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, है ना। क्या होता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, नोज ब्लीडिंग होती है, ठीक है, नोज ब्लीडिंग होती है। और साथ के साथ क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स भी होते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग गम्स जैसे सिम्टम्स भी हमें डेंगू फीवर में देखने को मिलते हैं। अगर इस टेस्ट कौन सा है, टेस्ट है इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। टेस्ट क्या है इसका बच्चों, ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि किसी को डेंगू है या नहीं है। कैसे, आपका ब्लड सेल्स को काउंट करके। कैसे पता चलेगा, ब्लड सेल्स को काउंट करके पता चल जाएगा। अब वैक्सीन की बात करी जाए तो इसके लिए नो वैक्सीन अवेलेबल, किसी भी तरह की कोई भी वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है, नहीं जमता है इसे, ठीक है। इसके लिए इसके पास किसी भी तरह की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट कौन सा है, चिकनगुनिया। कौन सा है, चिकनगुनिया है भाई साहब, ठीक है। अगर हम लोग चिकनगुनिया की बात करते हैं तो इट इज कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस, और इसके पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस, और इसके पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड
आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। इसका भी क्या है, कैरियर कौन है, एडिस इजिप्टाई है, ठीक है। कैरियर की बात करी जाए तो कौन है, एडिस इजिप्टाई है, ठीक है, एडिस इजिप्टाई है। अब क्या होता है यहाँ पर, अगर हम लोग कंडीशन की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो सीवियर जॉइंट पेन, कंजक्टिवाइटिस, फीवर, हैमरेज, ये सारे कंडीशन होते हैं। क्या होता है, सीवियर जॉइंट पेन, कंजक्टिवाइटिस, इसके अलावा क्या, इसके अलावा आपका फीवर हो गया, इसके अलावा आपका हैमरेज हो गया। ये सारी कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपकी सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, आपके चिकनगुनिया के अंदर। इंक्यूबेशन होता है 3 to 7 डेज का, इसका इंक्यूबेशन कितना होता है, 3 to 7 डेज का, ठीक है। तो ये है कुछ आपके चिकनगुनिया के बारे में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो हमें बहुत अच्छे से डिसीज पढ़नी है वो कौन सी है, वो है एड्स। कौन सी है, वो है बच्चों एड्स। अब जब हम लोग एड्स की बात करते हैं तो एड्स का फुल फॉर्म का क्या है, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है बच्चों एड्स का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। कॉजिंग एजेंट कौन है, कॉज कौन कर रहा है, कॉज कर रहा है कॉज्ड बाय HIV वायरस, जो किसकी फैमिली से बिलोंग करता है, रेट्रोवायरसेस की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं किसके, आपके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है। इसके अलावा अगर देखें तो इसके पास कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला एंजाइम आपका कौन सा है, इंटीग्रेज, दूसरा कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, तीसरा कौन सा है ना, एक है इंटीग्रेज, एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और तीसरा है आपका प्रोटीएज। ये तीन तरह के एंजाइम इसके पास प्रेजेंट होते हैं। अब साथ ही साथ उसके ऊपर, इस वायरस के ऊपर क्या है, प्रोटीन कोट है, डबल लेयर्ड प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, डबल लेयर्ड प्रोटीन कोट यहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके प्रोटीन कोट में क्या होता है, इसके प्रोटीन कोट में कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर्स होते हैं, किसके साथ के, CD4 के कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर्स होते हैं। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन मैक्रोफेजेस, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा वायरस कहाँ रेप्लिकेट करता है, ये फैक्ट्री कौन है, फैक्ट्री है आपकी मैक्रोफेजेस, है ना। मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और पीछे से फिर क्या करते हैं, खंजर मारते हैं। साथ ही साथ मैक्रोफेजेस के अलावा टी हेल्पर सेल्स के साथ भी क्या है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करते हैं, ठीक है। अब यार सबसे पहली बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ट्रांसमिट कैसे हो पा रहा है ये, है ना। ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, ट्रांसमिशन हो रहा है थ्रू एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। कैसे हो रहा है, बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना, बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो भी हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग ट्रांसमिशन की बात करें तो सेक्सुअल रूट से भी हो रहा है, ठीक है। अगर किसी पेरेंट को है तो उसके बच्चे में भी जा रहा है, तो पेरेंटल रूट से भी ट्रांसमिशन चल रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कैसे पता चल रहा है कि किसी इंसान को एड्स है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए
हम लोग यूज करते हैं टेक्निक जिसका नाम है एलाइसा। एलाइसा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ये यूज होते हैं कहाँ के लिए? ये यूज होते हैं बच्चों आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंजाइम लिंक्ड है तो कौन से एंजाइम यूज होते हैं? यहाँ यूज करते हैं फॉस्फेटेज, और एक तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? फॉस्फेटेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहला एंजाइम कौन सा हो रहा है? फॉस्फेटेज यूज कर रहे हैं और पेरोक्सिडेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? इससे हमें पता लग जाएगा कि एड्स हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या चांसेस है एड्स है इस इंसान को। ठीक है, और अगर हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें, कंफर्मेटरी टेस्ट की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या आ रहा है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग से कंफर्मेशन होती है। किससे होती है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग से कंफर्मेशन होती है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम लोग इसको देखेंगे, एड्स को देखेंगे तो क्या होता है? एड्स में क्या होता है? एड्स में क्या होता है? देखो, सबसे पहले क्या होता है? वायरस एंटर करता है होस्ट बॉडी में। वायरस एंटर्स दी होस्ट बॉडी। ठीक है, अब उसके पास क्या था? उसके पास क्या था? आरएनए था, है ना। तो अब इसको हम जब हमारी बॉडी में होस्ट एंटर करेगा, ये जब वायरस एंटर करेगा तो हमारी बॉडी में इसका कोई दोस्त होना चाहिए, तभी ये आराम से जी पाएगा, है ना। तो दोस्त कौन है? ये सबसे पहले जाता है किसके पास? इट एंटर्स इनटू मैक्रोफेज। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री बोलते हैं। किसकी फैक्ट्री बोलते हैं? इस वायरस की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? यहां पर आरएनए जीनोम रेप्लिकेट टू फॉर्म डीएनए। किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। अब क्या मिल गया है? हमें मिल गया है वायरल डीएनए। अब ये वायरल डीएनए क्या करेगा? वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स विद होस्ट डीएनए। अब होस्ट डीएनए में जाके ये क्या करेगा? जुड़ जाएगा, जिसके वजह से अब बहुत सारे क्या होंगे? वायरस प्रोड्यूस होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस होंगे। अब ये वायरस कहाँ चले जाएंगे? ब्लड के अंदर चले जाएंगे। जब ये ब्लड के अंदर जाएंगे तो ये सबसे पहले क्या करेंगे? अभी मैक्रोफेज को पकड़ा था, फिर टी सेल्स को पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कॉम्प्लीमेंटेरिटी टीएच सेल्स के साथ भी है, जिसके वजह से इनका नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ये अगर हम लोग एड्स की बात करें तो इसका एक फेज होता है जिसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। ठीक है, उस फेज को हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोमैटिक फेज। एसिम्प्टोमैटिक फेज। अगर इस फेज की बात करें तो कितना होता है? कितने साल का? 5 से 10 साल का ये फेज होता है। पता ही नहीं चलता है कि वायरस हमारी बॉडी में इतना बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन जब सिम्टम्स आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? स्वॉलन लिम्फ नोड्स देखने को मिलती है, फीवर, डायरिया, स्लिम डिजीज। ठीक है, मतलब वेट लॉस होता रहता है, कफ, टी लिम्फोसाइट का काउंट डिक्रीज हो जाता है। ये आपका पूरा क्या है? एड्स है। ठीक है, ये आपका पूरा क्या है? एड्स है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट है हमारी जो हमें डिजीज पढ़नी है वो है कैंसर। वो कौन सी है? कैंसर। ठीक है, अब जब भी हम लोग कैंसर की बात करते हैं बच्चों, कैंसर क्या है? कैंसर है जब सेल्स, हमारी बॉडी की सेल ग्रोथ है और जो भी डिफरेंशिएशन है वो बहुत हाईली कंट्रोल्ड है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाती है? अनकंट्रोल्ड, abnormal and excessive mitotic division of cells क्या बनाते हैं? कैंसरस सेल्स बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, कैंसरस सेल्स बनाते हैं। अब हमारी बॉडी में क्या बोला जाता है, हमारी बॉडी में बोला जाता है कि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत हाईली कंट्रोल्ड है, लेकिन कुछ सेल्स में ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो रुक जाता है ना, ये अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है। तो यार देखो होता क्या है, तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, है ना, कि यार वो प्रॉपर्टी है कि अगर मैं खराब हो रहा हूं तो मैं दूसरे वाले को इत्तला कर दूंगा कि भाई देखो कुछ गड़बड़ हो रही है तो तुम अपने आप को बचा लो। लेकिन कैंसरस सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। कैंसरस सेल्स लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, इसलिए ये दूसरे वाले को भी इत्तला नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये दूसरे वाले को भी इत्तला नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब जिसके वजह से हमें दो तरह के सेल्स मिलते हैं, दो तरह के ट्यूमर्स मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। दूसरा क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन जो कि सेम प्लेस पे है, बिनाइन कौन सा है, जो कि सेम प्लेस पे है। ठीक है, जो जिस जगह पे डिवीजन होना शुरू हुआ था वो अभी तक उसी जगह पे है, वो दूसरी जगह नहीं गया। लेकिन ये कौन सा है, ये इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, इसके पास है प्रॉपर्टी मेटास्टेसिस की। ठीक है, ये सेम प्लेस के अलावा भी यहां भी चला गया, यहां भी चला गया, यहां भी चला गया, सब जगह चला गया। तो इस तरह के ट्यूमर को हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। अब कैंसर कॉज कौन कर रहा है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। ठीक है, पहला कौन है, कार्सिनोजेंस। ठीक है, फिर आपका रेडिएशंस, फिर क्या है आपका रेडिएशन, फिर आपकी प्रोटो ऑन्कोजीन्स, फिर आपकी हो गई ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ये सारी जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, वो कैंसर कॉज करती हैं। वो क्या करती हैं, कैंसर कॉज करती हैं। अगर कैंसर डिटेक्शन की बात की जाए, कैंसर डिटेक्ट करने की बात करी जाए, तो सबसे पहला मेथड क्या यूज होता है, ब्लड एग्जामिनेशन करा जाता है। क्या जाता है, ब्लड एग्जामिनेशन करा जाता है। अगर ब्लड एग्जामिनेशन में WBC का काउंट ज्यादा है, यानी कि चांसेस क्या हैं कि कैंसर हो सकता है। दूसरा है बायोप्सी। बायोप्सी में जिस टिश्यू पे ऐसा लगता है कि यार यहाँ कैंसर हो सकता है, उधर से एक छोटा सा पीस कट किया जाता है और उसको ऑब्जॉर्व किया जाता है। फिर तीसरा है एक्सरे, CT स्कैन और आपका MRI। ठीक है, इन सब में 3D इमेज निकाली जाती है और फिर देखा जाता है कि कहाँ से कैंसरस सेल्स का आउटग्रोथ कोई है या नहीं है। और चौथा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। कौन सा है, चौथा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इन सारी तरह से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है। ठीक है, वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रीटमेंट कैसे है, ट्रीटमेंट किससे हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है आपकी सर्जरी से। ठीक है, सर्जरी से, आपका कीमोथेरेपी से, कीमोथेरेपी के अलावा किससे हो सकता है, आपका इम्यूनोथेरेपी से हो सकता है, इम्यूनोथेरेपी से हो सकता है और रेडियोथेरेपी से हो सकता है। ये सारे क्या है, ट्रीटमेंट है कैंसर। अगर अर्ली स्टेजेस पे कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो उसको ठीक किया जा सकता है। अब अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करें, है ना, टाइप्स की बात करें तो बेस्ड ऑन ओरिजिन, कहां पर ओरिजिनेट हुआ है उसके बेसिस पे 3 तरह के हैं। पहले है कार्सिनोमास, यानी कि कहां पर ओरिजिनेट हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू में। कहां पर, एपिथेलियल टिश्यू में हुआ है तो वो कार्सिनोमास है, तो 85% होते हैं। नेक्स्ट आपके क्या है, नेक्स्ट है आपके सार्कोमास। सार्कोमास यानी कि अगर मीजोडर्मल टिश्यूज में ओरिजिनेशन हुआ है तो आपका हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरह के कैंसर को सार्कोमा बोलेंगे। और लास्ट क्या है बच्चों, लास्ट क्या है, लास्ट है आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी कि ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा, यानी कि जब ब्लड सेल्स में हुआ है
कैंसर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमास। ठीक है, तो ये है हमारे 3 टाइप ऑफ कैंसर। ये क्या है? दे आर 3 टाइप्स ऑफ कैंसर। ठीक है, ठीक है। आपका ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर सब किस में आता है? कार्सिनोमाज में आता है। किस में आता है? कार्सिनोमाज में आता है। और वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं बच्चों सार्कोमास की, तो आपका ऑस्टियो सार्कोमा किसका पार्ट है? सार्कोमास का। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है वो है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। कौन सा है? कौन सा है टॉपिक? टॉपिक कौन सा है? अरे ये रहा। हाँ, टॉपिक कौन सा है? एक मिनट। हाँ, टॉपिक कौन सा है? ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हमें क्या करना है? यहां पर हमें पढ़ना है 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में। ठीक है, 3 तरह के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 तरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तरह कौन है? पहली तरह कौन है? वो है ओपियोइड्स। कौन सी है? ओपियोइड्स। नेक्स्ट कौन सी है? कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स। और लास्ट कौन सी है? लास्ट है कोका एल्कलॉइड्स। ठीक है, ठीक है। अब यार देखो, जब हम लोग बात करते हैं ओपियोइड्स की, तो ओपियोइड्स के जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है कहां पर? सीएनएस में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ठीक है, इसमें आता है सबसे पहले हेरोइन। हेरोइन को कॉमनली हम लोग स्मैक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चों? स्मैक भी बोला जाता है। ये क्या है? बेसिकली इट इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन, यानी कि मॉर्फिन को डाइएसिटाइल करके, मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन करके हेरोइन बनाया जाता है। ठीक है, अब कैसा होता है ये हेरोइन? ये होता है बिटर, वाइट, ठीक है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। और कैसा होता है? ओडोरलेस होता है। और कैसा होता है? ओडोरलेस होता है। ठीक है, वहीं पर जब लोग बात करते हैं किसकी? मॉर्फिन की बात करते हैं, तो किससे मिलता है? ये मिलता है पॉपी प्लांट से। पॉपी प्लांट कहाँ क्या होता है? पॉपी प्लांट क्या होता है बच्चों? क्या नाम है इसका साइंटिफिक? पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है? मॉर्फिन मिलता है। ठीक है, कैसे इंटेक कैसे होता है? इसका इंटेक होता है स्नॉटिंग से या फिर इंजेक्शन से। ठीक है, स्नॉटिंग या इंजेक्शन से। हेरोइन क्या करता है? हेरोइन क्या है? हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट है। और क्या करेगा? बॉडी को स्लो डाउन कर देगा। बॉडी को क्या करेगा? स्लो डाउन कर देगा। वहीं पर जब हम लोग मॉर्फिन की बात करते हैं, मॉर्फिन की बात करते हैं, तो ये क्या है बच्चों? एक तरह का सेडेटिव है और पेन किलर है। क्या है? सेडेटिव है एंड क्या है? पेन किलर है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं किस पे? कैनाबिनॉइड्स पे। किस पे आ जाते हैं? कैनाबिनॉइड्स पे। जब हम लोग बात करते हैं किसकी? कैनाबिनॉइड्स की बात करते हैं, तो इसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? इसके रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन। ठीक है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन ब्रेन। ब्रेन में इसके रिसेप्टर मिलते हैं। ठीक है, किससे मिलता है? कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। किससे मिलेगा? इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, इस कैनाबिस सटाइवा के लीव्स यूज करके, फ्लावर टॉप यूज करके, ठीक है, और साथ के साथ रेजिन यूज करके हम लोग और भी ड्रग्स बना सकते हैं। जैसे कि हो गया चरस, जैसे कि हो गया हशीश, जैसे कि हो गया गांजा। ये सारे ड्रग्स हम लोग बना सकते हैं इनका यूज करके। एक और रह गया है, वो है मैरिजुआना। ये सारे ड्रग्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, कैसे लिया जाता है? इनहलेशन
इनहेलेशन से लिया जाता है या फिर ओरली इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, खाया जाता है। ठीक है, क्या करता है? इट इफेक्ट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, क्या करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, इफेक्ट करता है। लास्ट हमारा जो है वो है कोका एल्कलॉइड्स। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका। किससे? एरिथ्रोजाइलम कोका से। ये क्या करता है? इट इंटरफेयर ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन। डोपामीन के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है? अपनी नाक घुसाता है, जिसके वजह से एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है और हमारी एक्शन ऑफ सीएनएस भी को भी क्या करता है? इंपैक्ट करता है। एक्शन ऑफ सीएनएस को भी इंपैक्ट करता है। कैसे इंपैक्ट करेगा? इट कॉजेज हैल्यूसिनेशंस, है ना? जो नहीं है वो भी दिख रहा है और जो है वो नहीं दिखता है। ठीक है, और हैल्यूसिनेशन कॉज करता है? एट्रोपा बेलेडोमा भी कॉज करता है। ठीक है, क्या करता है? एट्रोपा बेलेडोमा भी कॉज करता है हेलुसिनेशन, और दतूरा भी कॉज करता है हेलुसिनेशन। तो ये कुछ आपके ड्रग्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, और उन प्लांट्स के फोटो भी ध्यान में होनी चाहिए जो एनसीईआरटी ने दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ आप देख लो, कुछ हैं आपके जैसे बारबिट्यूट्रेट्स, ठीक है, एम्फिटामाइंस, बारबिट्रेटर हो गए, एम्फिटामाइंस हो गए, और आपका बेंजोडायज़फीन्स। ठीक है, बेंजोडायज़फीन्स ये क्या करते हैं? ये आपको इंसोम्निया या डिप्रेशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं? प्रिस्क्राइब भी करते हैं। तो यहां पर आपका क्या खत्म हो गया? ड्रग्स खत्म हो गया है। ठीक है, अब कुछ आपकी और मेरी आपस की बात यह है कि इसमें आपका अल्कोहल है, जो अब हम लोग बोलते हैं। जब अल्कोहल क्या करती है? अल्कोहल या नहीं पीनी चाहिए, गलत बात होती है, वेरी बैड, है ना? तो अब जब अल्कोहल की हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम लोग अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल सबसे पहले क्या करेगी? आपके सेरिबेलम को इफेक्ट करेगी, है ना? और फिर आप क्या करोगे? कभी इधर चला कभी उधर चला वाला आपका पूरा सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि ढंग से चल नहीं पाओगे। सेरिबेलम हमारी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है ना, तो आप वो मेंटेन नहीं कर पाओगे। अब जब सेरिबेलम इंपैक्ट हो ही चुका है भैया, है ना, जब सेरिबेलम इंपैक्ट हो ही चुका है भैया, तो क्या होगा? इसके अलावा देखो, ये धीरे धीरे एडोलसेंस वाली जो एज होती है, धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि यार बस एक बार ट्राई करेंगे फिर नहीं पिएंगे, लेकिन धीरे धीरे पीते रहते हैं। दोस्त, कभी इस दोस्त ने बोल दिया, कभी उस दोस्त ने बोल दिया, वो हो जाती है साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। अब जब साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती है तो वो डेली चाहिए, है ना? तो डेली चाहिए के चक्कर में क्या होता है? जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनकी टॉलरेंस पावर इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अभी एक पैग से हिल जा रहे थे, अब आपको 4 पैग चाहिए, फिर आपको 8 चाहिए। अब आप उन रिसेप्टर्स की तो टॉलरेंस पावर बढ़ रही है, लेकिन आपका लिवर खराब हो रहा है, आपकी किडनी खराब हो रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो जिसके बाद अब जब जो इंसान की ये हालत हो गई है कि डेली पैग चाहिए उसे, डेली दारू चाहिए उसे, उसको कहाँ डाल देंगे? हम लोग डाल देंगे नशा मुक्ति केंद्र में। नशा मुक्ति केंद्र में वो लोग दारू देते नहीं है। तो क्या होगा? जब किसी इंसान को जो चीज़ डेली मिल रही है वो मिलना बंद जब हो जाए, तो उसके अंदर आते हैं विड्रॉल सिंड्रोम्स। क्या आते हैं? विड्रॉल सिंड्रोम्स आते हैं। ठीक है, तो इस विड्रॉल सिंड्रोम में नोजिया, एंजाइटी, पैनिक अटैक, शेकीनेस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ना पियो ना पिलाओ, ठीक है, क्यूरियोसिटी से भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो अब आपका सिर्फ एक परिवर्तन का चैप्टर रहता है, वो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंड आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो।